हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज कुमार और आज हम चैप्टर 2 द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 1 जो कि हमारी होगी फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इससे पहले हमने अभी 6 यूनिट कंप्लीट करी हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, तो वो आप चेक कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यूनिट नंबर 1। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। उसके अंदर देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। द सेल ऑफ गुड इज वन ऑफ द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपकी एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है जो कि रिकॉग्नाइज्ड और रेगुलेटेड की जाती है लॉ के द्वारा इंडिया में। सेल इज टिपिकली बार्गिन। अगर हम सेल को समझे तो वो टिपिकली क्या होता है, एक बार्गिन करना होता है बायर और सेलर के बीच में। द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, वो अलाउ करता है पार्टीज को मॉडिफाई करने के लिए प्रोविजंस को ऑफ लॉ के बाय एक्सप्रेस स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट। हाउएवर इन सम केसेस दिस फ्रीडम इज सेवरली रिस्ट्रिक्टेड। कुछ केसेस में ये जो फ्रीडम है आपकी रिस्ट्रिक्ट कर रखी गई है। The Sales of Goods Act 1913 is an act to define and amend the law. अमेंड कर सकते हैं रिलेटेड टू द सेल्स ऑफ गुड। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया के अंदर ही आपका लगाया जाता है। इट कम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई। ये हमारा फोर्स में कब आया था? 1 जुलाई 1930 को। स्कोप ऑफ द एक्ट, अब क्या स्कोप है हम वो देखते हैं पहले। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू द सेल्स ऑफ गुड्स। जो हमारे सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। विच मीन, जिनका मतलब क्या होता है कि सारी की सारी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज इसके अंदर आएंगी, इमूवेबल प्रॉपर्टीज आपकी इसके अंदर नहीं आएंगी। द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। जो आपका एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे, जैसे कि आपके लैंड, शॉप और हाउसेज। The general provision of the Indian Contract Act 1872 apply to the contract of sales of good is insofar as they are not inconsistent with the express provisions of the Sales of Goods Act। मतलब क्या होगा कि आपकी जो जर्नल प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दिए हुए हैं ना, वो भी आपके एप्लीकेबल रहते हैं द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर, क्योंकि ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर से ही लिखला हुआ है। पर कब तक रहते हैं? जब तक कोई एक्सप्रेस प्रोविजन इनकंसिस्टेंट ना हो जाए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से। द एक्सप्रेशन यूज्ड नॉट डिफाइंड इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जो एक्सप्रेशंस आपकी यूज करी गई हैं और डिफाइन नहीं करी गई हैं द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, वो आपकी डिफाइन कर दी गई हैं पहले ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पहले वो 6 वीडियोस देख के आएँ, जो कि आपकी एक घंटे कुछ 4.5 घंटे में आपका पूरा का पूरा हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म करा हुआ है वहाँ पर। द कस्टम एंड यूजेजेस विल बाइंड बोथ द पार्टी। जो आपके कस्टम रहते हैं या यूजेजेस रहते हैं, मतलब कि आप जिस तरीके से काम को करते आ रहे हो वो बाइंड करते हैं दोनों ही पार्टीज़ को, इफ़ दे आर रीजनेबल, अगर वो रीजनेबल हैं, एंड आर नॉन टू द पार्टीज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। और पार्टीज़ को पता भी थे जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशंस। इसके अंदर हमारे पास पहली डेफिनेशन है बायर और सेलर की, वो हम देखते हैं। ये बायर का मतलब क्या होता है कि बायर मीन्स अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय। ऐसा पर्सन जो खरीद रहा हो या उसने खरीदने के लिए मंजूरी दे दी हो अपनी। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 बताता है सेलर का मतलब। सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल, जो कि बेच रहा है या उसने बेचने के लिए एग्री कर दिया है। ये आपको दिया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में। द टू टर्म्स बायर एंड द सेलर आर कंप्लीमेंट्री एंड रिप्रेजेंट द टू पार्टीज। ये कंप्लीमेंट्री टर्म्स हैं आपकी और रिप्रेजेंट करती हैं दो पार्टीज को। ठीक है, बोथ द टर्म्स आर हाउएवर यूज्ड इन द सेंस वाइडर देन देयर कॉमन मीनिंग। ये वाइडर सेंस में आपकी यूज होती है अपने कॉमन मीनिंग से हटके। नॉट ओनली द पर्सन हु बाय बट ऑल्सो वन हु एग्रीज टू बाय इज बायर
ना कि सिर्फ वो बंदा जो खरीद रहा है, बल्कि वो भी बंदा जिसने खरीदने के लिए एग्री करा हुआ है, वो उसे भी हम बायर बोलते हैं। एंड सेम फॉर द सेलर, जो बंदा बेच रहा है और जो बेचने के लिए एग्री कर रहा है उसे हम सेलर बोलते हैं। देन हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है विच इज गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। गुड का मतलब क्या होता है कि हर तरह की आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स और मनी। एक्शनेबल क्लेम्स और मनी आपके इसके अंदर काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। एंड इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स। इसके अंदर आपके जो आपके स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, ग्रासेज हैं, एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्ड बिफोर द सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये मतलब ये जो आपके नाम से लिखे हुए हैं स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, जिन्हें आप अलग कर सकते हो मूवेबल प्रॉपर्टीज के, वो भी आपके मूवेबल होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर काउंट होते हैं, गुड्स माने जाते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स आर क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? अब एक्शनेबल क्लेम्स आर क्लेम्स विच कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली बाय एक्शन ऑफ शूट। जो आपके सिर्फ एक्शन ऑफ शूट से ही इन्फोर्स कराए जा सकते हैं, उन्हें हम एक्शनेबल क्लेम्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आप डेप्ट यहाँ पर ले सकते हो। डेप्ट हमारा एक एक्शनेबल क्लेम है। अ डेप्ट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टीज और गुड। आपका जो डेप्ट है ना, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही वो गुड्स है। इवन द फिक्स डिपॉजिट FDR आर कंसिडर्ड एज गुड। पर आपका जो FD है ना, FDRs हैं, उन्हें हम हैज अ गुड मान लेते हैं अंडर सेक्शन 176 सॉरी of the Indian Contract Act and read with section 217 of the Sales of Goods Act। मतलब जो आपके एक्शनेबल क्लेम्स है, जैसे कि डेप्ट, हम उन्हें तो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं, गुड्स नहीं मानते हैं, पर जो आपकी FDRs हैं उन्हें हम गुड्स की तरह ही कंसिडर करते हैं। गुड्स इंक्लूड बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल गुड्स। लाइक गुड्स के अंदर आपके टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों ही गुड्स आते हैं। जैसे कि इंटेंजिबल आप देख लीजिए, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा, ठीक है। स्टॉक, शेयर्स, गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डिग्री ऑफ द कोर्ट आर कंसिडर्ड टू बी द गुड्स। और जो आपको कोर्ट का ऑर्डर है, हम उसे भी गुड्स मानते हैं। देन हमारे पास है क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स। तो गुड्स हमारे 3 टाइप के हैं। पहले तो एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर भी हमारे 3 टाइप्स हैं, विच इज स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं कि हमें आपने कुछ गुड्स को चुन लिया है उन्हें अलग रख दिया और आपने बोला है कि मुझे यही गुड्स चाहिए, देन दे आर कंसिडर्ड है स्पेसिफिक गुड्स। असर्टेन गुड्स क्या होता है कि आपने कोई एक अलग कर दिया है वो। और अनअसर्टेन क्या होता है कि ये बहुत सारे गुड्स हैं, आप मतलब जैसे कि आप बल्क में खरीद रहे हो, देन वो हमारे अनअसर्टेन गुड्स होते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स के साथ हम आगे चलते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स हैज आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एग्जिस्टिंग गुड्स आपके वो गुड्स हैं जो एग्जिट कर रहे थे जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया जा रहा था, मतलब वो पहले से ही तैयार थे, ठीक है। दैट इज दोज ओन्ड एंड पोजेस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब जो गुड्स हैं वो ऑन किए जा रहे हैं सेलर के द्वारा, या फिर उसके पास रखे हैं, या फिर उसने मंगवाए हुए हैं, वो हमारे एग्जिस्टिंग गुड्स बोले जाएंगे। एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर अभी हमने 3 टाइप देखे थे, वो हम दोबारा से देखते हैं। स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स हमारे पास पहला टाइप था, मीन्स गुड आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट अ टाइम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। मतलब कि एक आइडेंटिफाइड गुड्स हैं, आपने अलग करके रख दिए हैं और एग्री हो गए हैं वो उसी टाइम जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा था। देन हमारे पास सेकंड टाइप के गुड हैं विच आर असर्टेन गुड्स। सर्टेन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाई इन अकॉर्डेंस। मतलब आपने ये आइडेंटिफाई तो करे हैं पर अकॉर्डेंस में करे हैं, मतलब किसी चीज़ के अनुसार करे हैं, विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। और कब करे हैं? जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन चुका है।
दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बट हैज़ बीन जुडिशली इंटरप्रेटेड। ठीक है, ये जो आपकी टर्म है ना असर्टेन गुड्स, ये एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं करी गई है पर ये जुडिशियली इंटरप्रेटेड की जाती है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द टर्म असर्टेन गुड्स, जो एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर असर्टेन गुड्स टर्म है वो सेम सेंस में यूज़ होती है जैसे आपके स्पेसिफिक गुड्स होते हैं। वैन फ्रॉम अ लॉट और आउट ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी, जब आप एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर से कुछ अनअसर्टेन गुड्स को, मतलब अनअसर्टेन गुड्स की एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर से आप गुड्स को निकाल लेते हो, द नंबर ऑफ क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड इज फॉर इज आइडेंटिफाइड। ठीक, कुछ गुड्स को निकाल लेते हो और उनके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, उन ही गुड्स को हम आइडेंटिफाइड गुड्स और असर्टेन गुड्स कहते हैं। देन हमारे पास है अनअसर्टेन गुड्स, यहाँ पर आप बल्क में खरीदने वाले हो। आर द गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, ये आपने आइडेंटिफाइड नहीं करे हैं, आपको नहीं पता है। और असर्टेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तब वो आपके असर्टेन भी नहीं हैं। दे आर इंडिकेटेड और डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन, ये आपके इंडिकेट करे गए हैं और डिफाइन करे गए हैं सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन या फिर सैंपल के द्वारा। मतलब आपको बता दिया गया है कि ये इतनी बड़ी होने वाली है, ये इसमें ऐसा मटेरियल होने वाला है, उस तरीके से आपको बता दिया गया, या फिर आपको कोई सैंपल दिखा दिया गया है, उसके हिसाब से आप खरीदने वाले हो। दोज आर कॉल्ड अनअसर्टेन गुड्स। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या है कि आपके मैन्युफैक्चर होने वाले हैं, वो प्रोड्यूस होने वाले हैं या फिर एक्वायर करे जाने वाले हैं सेलर के द्वारा फ्यूचर में, अभी वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, फ्यूचर गुड्स मीन गुड टू बी मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद एक्वायर होंगे ये। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अंदर आपके दिया गया है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू सेल। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है ना फ्यूचर गुड्स के लिए, वो हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होता है, ये भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। इट इज़ नेवर एक्चुअल सेल, यहाँ पर कभी भी एक्चुअल सेल नहीं होती है, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस, क्योंकि कोई भी बंदा वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है जो कि एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। फर्दर हमारे पास है कंटिंजेंट गुड्स। द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड अपॉन एन अनसर्टेन कंटिंजेंसी आर कॉल्ड कंटिंजेंट गुड्स। मतलब उनका होना या ना होना किसी दूसरे इवेंट के ऊपर जो कि अनअसर्टेन है, डिपेंड करता है, उन्हें हम कहते हैं अनअसर्टेन गुड्स। जैसे कि आप घी बना रहे थे, दूध को आपने जमाया और आप उसमें से बोल रहे थे कि मैं इसमें से घी निकाल कर आपको दूंगा, और जब मेरा घी निकल जाएगा तो मेरे पास एक कंटिंजेंट गुड है विच इज़ छाए। तो हम घी तो एक बंदे को देने वाले ही हैं, और फिर जो उसका बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो हमारा कंटिंजेंट गुड है विच इज़ छाछ बोलते हैं कोई कोई लोग उसे, कोई कोई छाए बोलते हैं। तो वो हम उसे दूसरे बंदे को देने वाले हैं। तो उस टाइप के जो हमारे गुड्स हैं वो अनसर्टेन गुड्स होते हैं। ये भी हमारे एग्रीमेंट टू सेल पर ऑपरेट करते हैं, ये कभी भी हमारे सेल नहीं होते। सो हैज फॉर द क्वेश्चन ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी बायर इज नॉट कंसर्न, इन अदर वर्ड फ्यूचर गुड्स इन द केस ऑफ। ठीक है, बाकी आप देख लें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिलीवरी, इट फॉर्म्स एंड डेरिवेटिव्स। आइए हम इसे देखते हैं। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब आपने अपनी इच्छा से किसी गुड का जो पोजेशन है वो ट्रांसफ़र करा है एक बंदे से दूसरे बंदे को। हैज़ अ जनरल रूल डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेन बाय डूइंग एनीथिंग। जो आपकी डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो हो सकती है कुछ करके, विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द बायर, जिसका कोई ऐसा इफेक्ट हो कि आप गुड्स को बायर के पोजेशन में भेज रहे हो, ठीक है, या पुट कर दे रहे हो, और एनी पर्सन ऑथराइज टू होल्ड दैम ऑन हिज बिहाफ, या फिर कोई दूसरा पर्सन जो ऑथराइज है उन्हें होल्ड करने के बिहाफ पर आप उसके पोजेशन में उन्हें पुट कर दे रहे हो, उनके पास वो पहुंच जाएंगे।
देन हमारी वो एज अ कंसिडर करी जाती है डिलीवरी। डिलीवरी के अंदर आपके 3 टाइप्स होते हैं, विच आर एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिम्बॉलिक डिलीवरी। आइए एक एक करके हम इन्हें देखते हैं। एक्चुअल डिलीवरी, वैन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर टू द बायर, जब हमारे जो गुड्स है ना वो फिजिकली आप डिलीवर कर देते हो बायर को, ठीक है, तब वो हमारी एक्चुअल डिलीवरी होती है। एक्चुअल डिलीवरी टेक प्लेस, हमारी एक्चुअल डिलीवरी टेक प्लेस मतलब होती है व्हेन द सेलर ट्रांसफर द फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड टू द बायर, मतलब जब हमारा सेलर फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर कर देता है ना बायर को या फिर किसी थर्ड पार्टी को जो कि ऑथराइज्ड पर्सन है बायर के बिहाफ पर, ठीक है, तब हमारी जो एक्चुअल डिलीवरी है वो हो जाती है। दिस इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिलीवरी, ये हमारा मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिलीवरी और आप इसे डे टू डे लाइफ पे भी देखते ही हो, ठीक है। देन हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसके अंदर क्या हो रहा है कि व्हेन इट इज अफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टम और एक्चुअल पोजेशन ऑफ द थिंग, मतलब ना तो यहाँ पर कोई कस्टम्स में चेंज आ रहा है ना आप यहाँ पर कोई एक्चुअल पोजेशन दे रहे हो। हैज़ इन द केस ऑफ अ डिलीवरी बाय अटॉनमेंट, अटॉनमेंट बोले तो एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर क्या कराया आपने कि आप तो किसी के बंदे के गोडाउन में गए, आप उसे पेमेंट कराए और आपने अपने गुड्स रखवा दिए अलग निकलवा कर। मान लो कि आप वॉशिंग मशीन लेने गए थे, आपने उसे 20-30 हज़ार जो भी दिए और अपनी 2 वॉशिंग मशीन्स को अलग रखवा दिया। देन यू हैव द पोजेशन ऑफ द गुड बट देयर इज़ नो एक्चुअल डिलीवरी, पर वो गुड्स आपके हो चुके हैं और आपको लिए जो वहाँ पर डिलीवरी मानी जाएगी वो होगी आपकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जब आपके घर वो वॉशिंग मशीन्स आ जाएंगी तब हम देन हमारी एक्चुअल डिलीवरी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारी एक डिलीवरी और है विच इज़ सिम्बॉलिक डिलीवरी, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में कौन होल्ड कर रहा होता है, आपका सेलर ही गुड्स को होल्ड कर रहा होता है बायर के बिहाफ पर, ठीक है, होल्ड द गुड्स ऑन बायर्स बिहाफ, ठीक है। सेलर एक्नॉलेज टू द बायर डेट ही होल्ड द गुड ऑन द बायर बिहाफ, मतलब आपका सेलर ही बायर के बिहाफ पर गुड्स को होल्ड करके रख रहा होता है। देन हमारे पास है सिम्बॉलिक डिलीवरी, इसमें क्या आप कर रहे हो वो देखते हैं। ये व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ द थिंग, जब आप किसी चीज़ की डिलीवरी कर रहे हो इन टोकन ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, दैट इज डिलीवरी इन कोर्स ऑफ ट्रांसिस्ट, मतलब आपने डिलीवरी तब कर दिया और आपके जो गुड्स है वो ट्रांसिस्ट में है, मे बी मेड बाय हैंडिंग ओवर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। आप वहाँ पर क्या करते हो कि आप कोई टाइटल दे देते हो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे देते हो, मतलब कि हाँ इतने इतने गुड्स आने वाले हैं, ठीक है, या फिर बिल ऑफ लेडिंग दे देते हो, रेलवे रिसिप्ट देते हो अगर आपके गुड्स ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है, डिलीवरी ऑर्डर और की ऑफ वेयर हाउस, या फिर आप वेयर हाउस की चाबी दे देते हो जिसके अंदर गुड्स रखे हुए हैं और वो आप बायर को देने के लिए बोल चुके हो। वेयर एक्चुअल डिलीवरी इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है, देयर में बी अ डिलीवरी ऑफ मीन ऑफ गेटिंग पोजेशन ऑफ द गुड्स। तो इस तरीके से हम डिलीवरी ऑफ गुड्स करते हैं पोजेशन उन्हें देकर, विच इज़ क्या दे रहे हैं हम उन्हें, बिल दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे रहे हैं, रेलवे रिसिप्ट दे रहे हैं, या फिर की दे रहे हैं वेयर हाउस की जिसके अंदर हम आपके गुड्स रखे हुए हैं, तब हम बोलते हैं कि वहाँ पर हमारी एक सिम्बॉलिक डिलीवरी हुई है। गुड्स आर सेड टू बी, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट, हमारे जो गुड्स हैं उन्हें तब डिलीवरेबल स्टेट में मान लिया जाता है व्हेन दे आर सच इन अ कंडीशन दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तब आपका जो बायर है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाउंड हो जाएगा उनकी डिलीवरी लेने के लिए। देन जो हमारे गुड्स हैं वो डिलीवरेबल स्टेट के अंदर मान लिए जाते हैं। ये हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 के अंदर दिया हुआ है। अब देखते हैं हमारे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स क्या होता है, जो अभी हमने सिंबॉलिक डिलीवरी के अंदर देखी थी टर्म। ये हमारे पास डी पॉइंट है, इंक्लूड बिल्स ऑफ लीडिंग, इसके अंदर हमारा बिल्स ऑफ लीडिंग आता है, डॉक वारंट आता है, ठीक है, बिल्स ऑफ लीडिंग इसके अंदर आता है, डॉक वारंट इसके अंदर आता है, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट इसके अंदर आता है, वॉर फिंगर्स सर्टिफिकेट मतलब जो आपके पोर्ट्स वाले होते हैं हम उन्हें वॉर फिंगर्स बोलते हैं, रेलवे रिसिप्ट इसके अंदर आती है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, वारंटी और ऑर्डर्स फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, एनी सच डॉक्यूमेंट विच इज़ यूज इन द
ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हैज प्रूफ यूज करी जा रही है, ठीक है ना, पोजेशन का, और कंट्रोल द गुड्स, और कंट्रोल कर रही हैं गुड्स को, और इज फॉर ऑथराइजिंग और प्रपोर्टिंग दी ऑथराइज आइदर बाय इंडोर्समेंट, या फिर आप उसे इंडोर्स कर सकते हो, और बाय डिलीवरी, या फिर आपकी डिलीवरी हो रही है, द प्रपोजर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड ट्रांसफर टू रिसीव द गुड देयर बाय रिप्रेजेंटेड, कि जिस बंदे के पास वो डॉक्यूमेंट है वो डिलीवरी ले सकता है। देन हमारे पास टर्म है मर्चेंटाइल एजेंट। ये आप क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है ना, डेफिनेशंस हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पता चला मेन हेडिंग ही बोले हुए हो। देन हमारे पास है मर्चेंटाइल एजेंट विच इज सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 9। इट मीन्स एन एजेंट हु इज द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसा एजेंट जो अपने कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर हैज सच एज ए एजेंट ऑथराइज आइदर टू सेल, या तो वो ऑथराइज है सेल करने के लिए या फिर कंजाइन करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ सेल, सेल के पर्पस के लिए वो गुड्स को कंजाइन कर सकता है, या फिर और टू बाई गुड्स, या फिर गुड्स को खरीद सकता है, और टू राइज मनी, या फिर उन गुड्स के गिरवी रखकर पैसे उठा सकता है, ठीक है। वो हमारा कौन कहलाता है, मर्चेंटाइल एजेंट, जो कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एज अ एजेंट काम कर रहा हो, ठीक है, गुड्स को बेच सकता हो, कंजाइन कर सकता हो, खरीद सकता हो, या फिर उन गुड्स के खिलाफ क्या कर सकता हो, मनी राइज कर सकता हो। देन हमारे पास है एफ पॉइंट विच इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब बोलता है ऑनरशिप। प्रॉपर्टी ईयर मीन्स ऑनरशिप और जर्नल प्रॉपर्टी, कोई भी ऑनरशिप या फिर जर्नल प्रॉपर्टी, ठीक है। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑनरशिप ऑफ द गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय द सेलर टू द बायर। हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर क्या होता है कि जो ऑनरशिप है ना गुड्स की वो ट्रांसफर कर दी जाती है बाय सेलर से बायर को, और देयर शुड बी एन एग्रीमेंट टू सेलर बाय द सेलर टू ट्रांसफर द ऑनरशिप टू द बायर, और या फिर वहाँ पर कोई एग्रीमेंट होता है कि वहाँ हम ऑनरशिप ट्रांसफर करेंगे सेलर से बायर को। इट मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी राइट ऑफ ऑनरशिप इन गुड एंड नॉट मेरली स्पेशल प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको जनरल प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे होते ना कि स्पेशल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इन गुड्स मीन द जनरल प्रॉपर्टी राइट इज ऑल द ओनरशिप राइट्स, कि आप सारे ही ओनरशिप राइट्स जो हैं गुड्स के वो ट्रांसफर कर रहे हैं। नॉट द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स इज नॉट टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ स्पेशल प्रॉपर्टी। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द जनरल प्रॉपर्टी in a thing may be one person and a special property in the same thing may be in another person। कोई एक बंदे के लिए कोई चीज़ जनरल प्रॉपर्टी हो सकती है और वो दूसरे ही बंदे के लिए स्पेशल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इतना ही इसके अंदर लिखा हुआ है। वैन एन आर्टिकल इज प्लेज, जब आप किसी आर्टिकल को प्लेज करते हो, प्लेज बोलते गिरवी रखते हो, द जनरल प्रॉपर्टी नथिंग मे बी ट्रांसफर्ड, जो आपकी जनरल प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है सब्जेक्ट टू द स्पेशल प्रॉपर्टी कंटिन्यूइंग टू रिमेनिंग टू द अनदर पार्टी दैट इज द प्लेजी हु हैज़ अ राइट टू रिटेन द गुड्स, जो कि हमारा प्लेजी है वो रिटेन कर सकता है गुड्स को जितना जब तक उसकी पेमेंट नहीं हो जाती है, तो उसके लिए वो जनरल प्रॉपर्टी है। स्पेशल प्रॉपर्टी किसके लिए, जो प्लेजर है, जिसने अपनी चीज़ को गिरवी रखा हुआ है। देन हमारे पास जी टर्म है विच इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है, अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट विच सीजेस टू पे हिज डेप्ट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। ऐसा बंदा जो अपने डेप्ट ना दे पा रहा हो, रोक दिया जा रहा हो अपने जो कर्जा है उसे देने से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और कैन नॉट पे हिज डेप्ट, और वो अपने जो मतलब जो ब्याज उसने लिया वो उसे पे ना कर सकता हो, हैज़ ही बिकम्स ड्यू, जैसे ही वो ड्यू हो रहे हों, वेदर ही हैज़ कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट, चाहे उसने कोई एक्ट जो है वो कमिट करा हो या फिर ना करा हो इंसॉल्वेंसी का, तब भी हम उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब कि इतना ही है कि आपके पास इतना कर्जा हो गया कि आप अपनी जो प्रॉपर्टी है ना उसे बेचने के बाद भी उस कर्जे को नहीं चुका सकते हो, देन यू आर सेड टू बी इंसॉल्वेंट। पर इसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है कोर्ट से, और आपको कोर्ट डिक्लेयर करती है इंसॉल्वेंट, ठीक है।
फिर है प्राइस। प्राइस मीन मनी कंसिडरेशन। प्राइस का मतलब आपको बताइए मनी कंसिडरेशन फॉर सेल्स ऑफ गुड्स। इट इज़ अ वैल्यू ऑफ गुड्स, ये हमारी वैल्यू ऑफ गुड्स है जो कि एक्सप्रेस करी गई मॉनेटरी टर्म्स में। इट इज़ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड, ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है भाई। क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्या होती है कि इसके अंदर आप इंक्लूड करते हो क्या स्टेट है और क्या कंडीशंस हैं। क्वालिटी ऑफ गुड्स में क्या देखते हैं कि आप क्या स्टेट से हमारे गुड्स की और क्या कंडीशंस हैं। देन हमारे पास टर्म्स हैं विच इज सेल एंड एग्रीमेंट्स टू सेल। आइए हम इन्हें देख लेते हैं भाई जल्दी जल्दी, और फिर ये हमारे यूनिट खत्म करेंगे जितना जल्दी हो सकता है। 1 घंटा तो भाई लग ही जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर सेलर ट्रांसफर करता है या फिर एग्री कर देता है ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स बायर को एक प्राइस के ऊपर। दे मे बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्टनर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। जो आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो कंडीशनल हो सकता है या फिर एब्सोल्यूट भी हो सकता है। ठीक है भाई। वेयर वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड ट्रांसफर फ्रॉम द बायर टू द सेलर। जब आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर को, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। तब हम उसे कॉन्ट्रैक्ट जो उस कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम सेल बोलते हैं। वेयर द बायर ट्रांसफर बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर टाइम पर। जब आपकी जो डिलीवरी है, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र होगी कहीं फ्यूचर में, और या फिर सब्जेक्टेड है वो कुछ कंडीशंस के साथ जो कि फुलफिल होनी बाकी हैं अभी, तब हम उसे बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल। एक एग्रीमेंट टू सेल बन जाता है व्हेन द टाइम लैप्स और कंडीशंस आर फुलफिल्ड। मतलब जब टाइम पूरा हो जाता है या फिर आपकी जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो जाती हैं। सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी ऑफ गुड इज टू बी ट्रांसफर्ड, जिनकी वजह से हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र होनी थी, उस टाइम पर हमारा जो एग्रीमेंट टू सेल है वो क्या बन जाएगा, सेल। जब आपका जो टाइम है वो पूरा हो जाएगा या फिर जो कंडीशन है वो फुलफिल्ड हो जाएंगी। ये आपको एनालाइज करके दे रखा है, ठीक है। व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल, ये हमने पढ़ लिया अभी। देन आपको दिया हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये आप खुद से ही पढ़ेंगे। सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास एक टर्म्स और है, सेल एंड हायर परचेज। हायर परचेज क्या होता है, जब आप कुछ चीज़ EMIs पर लेते हो तब हम उसे हायर परचेज बोलते हैं। सेल एंड हायर परचेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रिसेंबल विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज। मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो जुड़ा हुआ होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज के साथ, वेरी क्लोजली, बहुत ही ज़्यादा क्लोज। एंड इंडीड द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज, जो आपका रियल ऑब्जेक्ट होता है ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज का, इज़ द सेल ऑफ द गुड्स। अल्टीमेटली वो आपका गुड्स को बेचना ही होता है अल्टीमेटली। हायर परचेज एग्रीमेंट आर गवर्न बाय द हायर परचेज एक्ट। जो आपका हायर परचेज एग्रीमेंट है वो गवर्न किया जाता है हायर परचेज एक्ट 1972 के साथ। द टर्म हायर परचेज एग्रीमेंट, जो आपकी हायर परचेज एग्रीमेंट टर्म है, मीन्स एन एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट विच अंडर विच द गुड्स आर लेट ऑन हायर। मतलब आपने गुड्स को हायर करा हुआ है, एंड अंडर विच द हायरर हैज़ एन ऑप्शन टू परचेज। और जो हमारा हायरर है, मतलब आपने कोई गाड़ी EMI पर ली है तो आप हायरर हैं और हम आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप उसे परचेज भी कर सकते हैं उन्हीं टर्म्स के अकॉर्डिंग जो आपकी एग्रीमेंट में लिखी हुई है। एंड इंक्लूड एन एग्रीमेंट अंडर विच, वो हम पढ़ते हैं क्या एग्रीमेंट है हमारा। फर्स्ट है हमारे पास पोजेशन ऑफ गुड इज डिलीवर्ड बाय द ओनर। जो ओनर है उसने आपको पोजेशन दे दिया, मतलब जो कार के मालिक था शोरूम वाला उसने आपको कार दे दी है। मतलब इसका मतलब क्या हो कि आपके पास पोजेशन आ गया है गुड्स का। दे आर ऑफर टू अ पर्सन ऑन कंडीशन सच दैट पर्सन पे द एग्रीड अमाउंट। और उन कंडीशन के ऊपर आप एक एग्रीड अमाउंट देने वाले हो कुछ पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, जो कि आपकी नन बट EMI ही होती है। देन हमारे पास B पॉइंट है, द प्रॉपर्टी इन द गुड इज टू पास टू सच पर्सन ऑन द पेमेंट। जो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको मिल जाएगी, मतलब वो आपकी जो कार है वो आपको मिल जाएगी किस पर, जब आप लास्ट पेमेंट कर दोगे इंस्टॉलमेंट की।
सी पॉइंट हमारा सच पर्सन हैज़ अ राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट, और आपके पास क्या होगा कि आप टर्मिनेट भी कर सकते हो उस एग्रीमेंट को एट द टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पास, जब आपकी प्रॉपर्टी वो पास होने से पहले आप उस एग्रीमेंट को क्या कर सकते हो, कैंसिल भी। मतलब आपने गाड़ी लिया या आप डाउन पेमेंट करके आपने 1 साल चला लिया, अब आपका मन कर रहा है कि अब मुझे ये नहीं चलानी है, देन यू कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, वो आपकी गाड़ी वापस ले जाएंगे। देन यू डू नॉट नीड टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स। ठीक भाई। फिर यहाँ पर हमारे को डिफरेंस दिया हुआ है सेल और हायर परचेज में, ये आप खुद देखोगे। देन हमारे पास एक टर्म है बेलमेंट। बेलमेंट आपने पढ़ा हुआ है, बेलमेंट इज़ अ डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। जब वो पर्पस आपका पूरा हो जाता है तब आप वो सेम गुड्स आप रिटर्न कर देते हो। व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड टू द बेलर, आप बेलर को वो सेम गुड्स आप क्या करते हो, रिटर्न या फिर उन्हें डिस्पोज कर देते हो, जैसे ही आपके बेलर की डायरेक्शन है उनके अकॉर्डिंग। जो हमारा प्रोविज़न है बेलमेंट का वो रेगुलेट करा जाता है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा ही, और ये हमने उसी के अंदर पढ़ा भी था। देन हमारे पास है सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। अब सेल हमारा अलग होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क अलग होता है, और लेबर हमारी होती है अलग। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज वन इन विच सम गुड्स आर सोल्ड। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है गुड्स का, उसके अंदर हम कुछ चीज़ को बेच रहे होते हैं, ठीक है, पैसों के लिए। बट वेयर नो गुड्स आर सोल्ड, पर जहाँ पर हमारे कोई गुड्स सोल्ड ही नहीं हो रहे, मतलब हम कुछ माल बेच ही नहीं रहे, एंड देयर इज ओनली द डूइंग और रेंडरिंग ऑफ सम वर्क ऑफ लेबर, पर वहाँ पर आप कुछ काम कर रहे हो लेबर के द्वारा, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली फॉर वर्क ओनली ऑफ वर्क, तब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो सिर्फ काम का है और लेबर का है, नॉट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ना कि किसी चीज़ की सेल का। देन हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो हमारा है वो कैसे बनता है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, सब सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 के अंदर आपको दिया गया है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय। आपका कैसे बनेगा कि आप मेड बाय एन ऑफर टू बाय, आपने कोई ऑफर दिया है खरीदने के लिए और सेल या फिर कुछ सेल करने के लिए, एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, और वो जो ऑफर है उसकी हो गई एक्सेप्टेंस। द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इंटीमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स और इंटीमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस और बोथ, और फॉर द डिलीवरी और पेमेंट ऑफ बाय इंस्टॉलमेंट, मतलब कि आप आधी पैसे दे सकते हो या आधी डिलीवरी कर सकते हो, उस तरीके से ये है। और फॉर द डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, या फिर आप डिलीवरी आप इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हो, पेमेंट्स आप इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हो, और डेट ऑफ डिलीवरी और पेमेंट्स और बहुत सेल भी पोस्टपोन्डेड, या फिर उन दोनों की आप पोस्टपोन्ड भी कर सकते हो। फर्दर एज पर द सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 5 के अंदर आपको दिया गया है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब कोई भी प्रोविजन पहले से जो आया हुआ है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो पहले तो राइटिंग में बनेगा या फिर वर्ड ऑफ माउथ से भी बन सकता है, और पार्टली इन राइटिंग, या फिर आधा वो राइटिंग में बन सकता है और आधा वो वर्ड ऑफ माउथ से बन सकता है, और बाय इम्प्लाइड और मे बी इम्प्लाइड, या फिर वो इम्प्लाइड भी हो सकता है फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, मतलब आप लिख के बना लो, बोल के बना लो, या फिर इशारे करके बना लो, कैसे बना लो, वो कैसे भी बन सकता है। देन आपको एनालाइज दिया हुआ है, वो हम नहीं पढ़ेंगे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होते हैं, देन स्टार्ट करते हैं हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के साथ। एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, ये हमने पढ़े हुए थे अभी, सेक्शन नंबर 6 है हमारा ये। फर्स्ट पॉइंट, द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा गुड जो सब्जेक्ट मैटर को फॉर्म करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के, मे बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स आर एक्वायर्ड, ठीक है, या तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकते हैं जो एक्वायर कर रखे हैं, पोजेशन है, या फिर ऑन करे हुए हैं सेलर के द्वारा, या फिर वो फ्यूचर गुड्स हो सकते हैं।
देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है विच इज देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड अपॉन अ कंटीजेंसी। ठीक है भाई, जो एक्विजिशन है वो डिपेंड कर रही है किसी कंटीजेंसी पर, मतलब किसी इवेंट पर, जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वही हमारा दूध वाला एग्जाम्पल। देन हमारे पास सी पॉइंट है विच इज वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय द सेलर purport टू इफेक्ट अ प्रेजेंट सेल ऑफ द फ्यूचर गुड्स। द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट एन एग्रीमेंट टू सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप किसी स्टोर पर गए और आपने कुछ दवाइयाँ अलग करवा ली और वो एक ही पीस बचा हुआ था और आप उससे रखवा कर चले गए हो और आपने बोला कि मैं अभी आधे घंटे बाद आऊँगा पैसे वगैरह लेकर और मैं ये ले जाऊँगा। उससे पहले आपको कोई और बंदा आता है और वो दवाई लेकर चला जाता है, तब वहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता, वो एग्रीमेंट टू सेल होता है, क्योंकि जो पोजेशन है वो सेलर के पास था तो वो उसे अच्छे प्राइस के लिए बेच सकता है। यही आपको ये बोला गया है इसी के अंदर। यहाँ पर क्या है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही आपके जो गुड्स हैं वो पेरिशिंग हो गए, मतलब ख़राब हो गए। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स, जब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था स्पेसिफिक गुड्स के लिए, मतलब आपने अलग करके रखे हुए थे कि हाँ यही वाले चाहिए मुझे बस। द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर हैव एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड पेरिश्ड और बिकम डैमेज एंड सो लॉन्गर टू आंसर ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन टू देयर डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था किसी स्पेसिफिक गुड्स के लिए, ठीक है, और वो जो आपके गुड्स हैं या तो वो डैमेज हो गए हों या फिर वो हो गए हों पैरिश, और वो अब एग्जिट्स नहीं कर रहे अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, तब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो हो जाता है वाइड। देन हमारे पास है सेक्शन नंबर 8, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। ऊपर तो आपको एग्रीमेंट ही नहीं हुआ था, यहाँ पर हमारा एग्रीमेंट हो गया पर हमारी सेल नहीं हुई है। ठीक है भाई, ये हमारा लास्ट ईयर के बाद एक टॉपिक और है तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स, आपके यहाँ पर भी स्पेसिफिक गुड्स हैं या असर्टेन भी आप बोल सकते हो, पर यहाँ पर है आपके पास है एग्रीमेंट टू सेल, मतलब एग्रीमेंट आपका हो चुका है। एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर पैरिश, मतलब ना तो यहाँ पर सेलर का कोई फॉल्ट ना कोई बायर का कोई फॉल्ट, पर जो आपके गुड्स हैं वो हो गए हैं पैरिश या फिर वो हो गए हैं डैमेज, और अब वो अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं एग्जिट्स इन द एग्रीमेंट बिफोर द रिस्क पासिस टू द बायर, और हमारा जो रिस्क है वो पास नहीं हुआ है बायर को, द एग्रीमेंट इज देयर वाइज वॉइडेबल और बिकम्स वॉइड। तो यहाँ पर भी हमारा जो एग्रीमेंट है वो हो जाता है वॉइड या फिर अवॉइडेड, मतलब वॉइडेबल। पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स, यहाँ पर आपके कोई फ्यूचर गुड्स हैं, मतलब वो भी बने ही नहीं है, बनने वाले थे। इफ़ द फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफिक, अगर आपके कुछ फ्यूचर गुड्स हैं वो स्पेसिफिक हैं, द डिस्ट्रक्शन ऑफ सच गुड विल अमाउंट टू सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, उन्हें हम सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी की तरह मानेंगे, एंड द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वाइड, और यहाँ पर भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रहेगा वाइड। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है। ठीक है, हम प्राइस किस तरीके असर्टेन करेंगे, सेक्शन नंबर 9 और 10 के अंदर आपको दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 9, द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी फिक्स्ड, जो आपका प्राइस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वो फिक्स करा जा सकता है बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड, या तो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही फिक्स कर लो या आप उसे फिक्स करने के लिए छोड़ दो, लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर देयर बाय एग्रीड और मे बी डिटरमाइंड। ठीक है, उसी तरीके से वो फिक्स करा जाएगा जिस तरीके से वो होता है, या फिर डिटरमाइन करा जाएगा जैसा कि नॉर्मल कोर्स ऑफ डीलिंग में उन पार्टीज के बीच में हो रहा है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, वेयर द प्राइस इज डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द फोरगोइंग प्रोविजंस, जब आपका जो
प्राइस वो डिटरमाइन आप कर रहे हो प्रोविजंस के हिसाब से, द बायर शैल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस, तब आपका जो बायर है वो एक रीजनेबल प्राइस सेलर को पे करेगा। व्हाट इज अ रीजनेबल प्राइस? अब रीजनेबल प्राइस क्या होता है? वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जो कि डिपेंड करेगा सर्कमस्टेंसेस पर, हर पर्टिकुलर केस के। एनालाइज दिया हुआ है। देन हमारे पास सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 के अंदर फर्स्ट पॉइंट है, वेयर एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन द टर्म्स दैट द प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ द थर्ड पार्टी। यहाँ पर आपका जो एग्रीमेंट टू सेल है, पहले तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं, एग्रीमेंट टू सेल है। प्राइस फिक्स्ड होना है किसी थर्ड पार्टी के वैल्यूएशन के हिसाब से, एंड सच थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन। और वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो वैल्यूएशन नहीं कर पा रही है, द एग्रीमेंट इज देयरबाय अवॉइडेड, तब हम उस एग्रीमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है कि आपने कुछ गुड्स को कर दिया है डिलीवर, प्रोवाइडेड इफ द गुड्स और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ हैव बीन डिलीवर्ड टू, और आपने कुछ पार्ट या फिर कुछ गुड्स कर दिए हैं डिलीवर, द एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द बायर, ही शैल बी पे अ रीजनेबल प्राइस देयर फोर, तब आपका जो बायर क्या है वो एक रीजनेबल प्राइस उन्हें पे करेगा। मतलब जो प्राइस है वो असर्टेन नहीं हुआ था, तो फिर हम सेक्शन 9 की तरह ही काम करेंगे। जो हमारे पास गुड्स आ गए हैं उनका हम फॉरगोइंग प्रोविजंस के हिसाब से एक रीजनेबल प्राइस हम पे करने वाले हैं सेलर को। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है, वेयर सच थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर। मतलब जो थर्ड पार्टी थी ना, वो जो वैल्यूएशन करने आई थी, आप उसे रोक रहे हो, ठीक है, प्रिवेंट कर रहे हो मतलब रोक रहे हो प्राइस फिक्स करने से। अब यहाँ पर सेलर कर सकता है या फिर बायर कर सकता है काम। द पार्टी नॉट इन फॉल्ट, तो जो पार्टी फॉल्ट में नहीं है, मतलब जो पार्टी नहीं रोक रही है, वो केस कर सकती है डैमेजेस के लिए दूसरी पार्टी पे जो कि डिफॉल्ट में है, मतलब जो पार्टी रोक रही है। बधाई हो आप सभी लोगों को, यहाँ पर हमने ख़त्म कर लिया है यूनिट नंबर 1 के साथ, जो कि हमारी थी, बताओ भाई क्या थी, और अब आप ही बताओ, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है भाई, देन हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट के साथ फर्दर। थैंक यू।